नमस्कार एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसका 10th डे है और यहाँ पर मैं मोस्टली कोशिश करूंगी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेंसुरेशंस के या प्रॉफिट लॉस के, वो इस टाइप के सारे कवर करा दूं ट्राइंगल, ताकि कल से फिर मैं स्टैटिक्स के पार्ट और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बचा हो उस पर ध्यान दूं। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हैं। यहाँ पर एक और बात बताती हूँ कि टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस क्या है। देखिए, टीजीटी और पीजीटी में बकायदा मेंशन है कि 6 से 10 तक एनसीईआरटी और उसके अलावा आपके पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक और ग्रेजुएशन लेवल तक का है। लेकिन देखो, मैं सुबह से ही, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं सारे पेपर सर्च कर रही हूँ। मैंने सारे पेपर ले के देखे हैं। जो हमारा एसएससी चंडीगढ़ का पेपर है उसका भी सिलेबस यही था। तो वहां पर क्या था, मैंने देखा है कि या तो वो ग्रेजुएशन लेवल पे आपसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं, फिर नंबर थ्योरी से कुछ आइलर्स फंक्शन पूछ रहे हैं, 5-6 नेमिंग थ्योरम है उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो सिर्फ आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज है वो लेना चाह रहे हैं, डीप अंदर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए इसके साथ साथ मैंने पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपीजीपी करा दिया है। तो ये नहीं कि ये नहीं करना और वो नहीं करना, हमें दोनों को मिक्सअप करके करना है, ताकि हम अगर 10 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं तो 10 क्वेश्चन वहां से भी आएंगे हर हाल में। और ये कोई क्वेश्चन वो नहीं है, मैं पेपरों से सर्च कर करके कितनी बार जो एनसीईआरटी में दिख रहे हैं पेपर से निकाल रही हूँ, तब जाके आपका कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, ताकि एक बार में ही आप क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है। हाँ, अगर किसी को लाइव चलना है एक वीक, क्योंकि आज से मेरी भी वेकेशन स्टार्ट हो गई है, तो मुझे बता सकते हैं, मैं 1-1 घंटा लाइव दे दूंगी, ताकि आपका टीजीटी और पीजीटी वाले थोड़ा अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम को अटेम्प्ट करें और आपका क्लियर हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ ए रूम इज 10 मीटर। एक पोल है, हाँ, कोई भी पोल है, वो एक रूम के अंदर रखा है। पहले तो वो फर्श पे रख दिया, जैसे ये फर्श है, पहले तो वो फर्श पे रख दिया, तो फर्श पे कैसे जाएगा, इधर से इधर, ये एक फर्श मान लीजिए, इस पे रख दिया है। मतलब फर्श पे जब रखा है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ है वही रोल प्ले करेगी। लेकिन जब वो डायगनली कैसे रखेंगे, इसका एक कॉर्नर और उसका वो टॉप, ठीक है, रूम का टॉप, मतलब उसके टॉप से देखो लंबी से लंबी कहाँ होगी, एक साइड फर्श पे पोल टिका रहेगा और एक साइड आपकी छत के ऊपर पोल टिका रहेगा, तब वो लंबी से लंबी है। अगर फर्श के नीचे रखेंगे तो हाइट का कोई काम नहीं है, देखो हाइट का काम है नहीं है। लेकिन जैसे डायगनली छत के ऊपर टच करूंगी तो एक पोल छत पे, एक उस फर्श के कॉर्नर पे, ऐसे ही रखा रहेगा। तो हमारे पास 2 रोल क्या प्ले कर गए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। पहले वाले में कह रहा है जब वो फर्श के ऊपर रखा है तो लेंथ और ब्रेड्थ रोल प्ले कर रहे हैं, तो उस वक्त डायगनल की फॉर्मूला होता है √L² + B², और ये क्या दे रखा है, 10 मीटर। जब दूसरी बार वो एक फर्श के कोने पे और एक दीवार छत के ऊपर रखा है तो हाइट भी रोल प्ले करेगी। उस टाइम डायगनल का फॉर्मूला होता है √L² + B² + H²। समझ में आया क्या फॉर्मूला होता है, √L² + B² + H²। यहाँ पे जब आप इसकी जगह देखिए, L² + B² मेरा 100 आया। जब मैं 100 रख रही हूँ तो यहाँ पर 10√2 = 100 + h का स्क्वायर आएगा। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करिए, यहाँ पर 100 × 2 200 आएगा, ये 100 + h का स्क्वायर आएगा, दैट इम्प्लाइज 100 = h² आएगा। तो h क्या आएगा यहाँ से, 10 मीटर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, मैं स्पेस दे रही हूँ ताकि अच्छे से, मैंने हिंदी में भी लिख दिया इसी बात के लिए, जो क्वेश्चन मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है
मैं किसी दीवार को पेंट कर व्हाइट वॉश करवा रहा हूं और उसका खर्चा 25 रुपए है। जब वो व्हाइट वॉश करवा रहा है दीवारों को, इसका मतलब उस एरिया से मतलब नहीं, उसे पेरीमीटर से मतलब है। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाइट वॉश जब मैं इसी रूम की 2 गुना लंबाई, 2 गुना चौड़ाई और 2 गुना हाइट को करवाऊंगा तो उसका खर्च कितना आएगा। देखिए, जब वो दीवारों की पेरीमीटर की बात करता है, मतलब वो एक क्यूबॉइड है, उसके दीवारें क्यूबॉइड फॉर्म में होती है रूम, और उसकी पेरीमीटर की बात कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हाइट भी गिवन है, तो वो कह रहा है खर्च है 25, पेरीमीटर 25 नहीं है, इसका कॉस्ट 25 है। अब वो क्या कह रहा है, जब मैंने L को 2L में कन्वर्ट कर दिया, B को 2B में कन्वर्ट कर दिया, H को 2L में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर देखिए 2L आएगा इंटू 2B आएगा। अब समझ गए, 2B इंटू 2H आएगा, 4 कॉमन आ जाएगा। आपको इतना लंबा करना भी नहीं था, लेकिन मुझे करके दिखाना पड़ेगा। ये 4, 2 को मैं नहीं उठाती हूँ, 2 को यहीं की यहीं, 2 दूनी 4, 4 4 हद से कॉमन है, मैंने बाहर निकाल दिया। 2LB प्लस BH प्लस HL आया। जब मुझे पता है इसकी कॉस्ट 25 रुपीज आई, तो इसकी 25 मल्टीप्लाई बाय 4 कितनी आएगी, 100 रुपीज आएगी। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है कोई कारपेंटर है, वो कोई भी होलो वुडन बॉक्स बना रहा है यूजिंग वुड, ठीक है, दैट इज 1 सेंटीमीटर थिक है। हाउ मच वुड डज ही यूज इन बिल्डिंग ए बॉक्स वो शेप इज ए क्यूब विद एक्सटीरियर डायमेंशंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। एक कोई भी कारपेंटर है, वो क्या बनाना चाह रहा है, क्यूब बनाना चाह रहा है। ये क्यूब बना दिया उसने, लेकिन जब वो क्यूब बना रहा है तो यहां पर इसके साइड में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वुडन की बॉक्स बना देता है। हर जगह वो वुडन का बॉक्स बना देता है ऐसे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो वुडन बॉक्स बनाया उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, चौड़ाई है उसकी 1 सेंट। ये टोटल देखिए, ये वाली टोटल जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन थी। जो 1 सेंटीमीटर बाउंड्री पे 1 सेंटीमीटर की आएगी, एक इधर कट जाएगी, एक इधर कट जाएगी, कितनी बचेगी, 3 सेंटीमीटर। सारे सरफेस पर यही हाल होगा, सारों पर यही हाल होगा। अगर मैं पहले वुडन बॉक्स के बिना अगर वॉल्यूम निकालती हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a स्क्वायर, 5 क्यूब आया। जब मैंने वुडन बॉक्स को लगा दिया, अब ये बीच का सरफेस पता चल गया ना, देखो ये 1 सेंटीमीटर वुडन बॉक्स लग गया है, तो ये 1 घट गई, टोटल 5 में से 3 बच गई, तो वो क्या होगा, 3 का क्यूब, तो कितना आया, 27 आ गया। यहां तक वो क्या पूछ रहा था, हाउ मच वुड डज ही यूज, तो कितनी वुड यूज करेगा, 3 बच गई, टोटल 125 था। 125 में से 27 को माइनस कर लो, क्या जाएगा, 98। इसका मतलब 98 सेंटीमीटर स्क्वायर की डायमेंशन, क्यूब की डायमेंशंस उसने क्या कर लिए है, यूज कर लिया। क्यूब सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूनिट का ध्यान रखना, कई बार क्या है यूनिट पे ही गड़बड़ हो जाती है। एक आदमी है, वो क्या करता है, वो अपनी वॉच को 5% के लॉस पर बेचता है। अगर वो इसे 56.25 मोर में बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट हो। वो कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। जब भी ऐसा कहे कि ऐसा करता तो लॉस होता, इतना करता तो प्रॉफिट होता, देखिए क्या होगा। मैंने कहा 100% का सामान था, अगर वो 5% के लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब 95% में बेच रहा है। अब वो नेक्स्ट टाइम कह रहा है कि वो तो नेक्स्ट टाइम जो वो 110% का प्रॉफिट कमा रहा है, जब वो 56.25 मोर में बेच रहा है उसको, इसका मतलब कहीं ना कहीं 110% माइनस 95% में कितने का डिफरेंस है, 56.25 का। 15% किसके इक्वल आएगा, 15,625, और यहां से 100% जब आप निकालोगे तो आपका 375 आएगा। कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं आप इजीली, इतना टाइम मैं नहीं दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है सो पेंसिल को ध्यान से देखना है। By selling 100 pencil, a shopkeeper gains the selling price of 20 pencil, his gain percentage।
जब वो 100 पेंसिल्स को 20 पेंसिल्स के मूल्य जब बेच रहा है तो जो 20 पेंसिल का एसपी है उसके बराबर उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप ये एसपी करके रीड करोगे तो आप एसपी और सीपी में ही कंफ्यूज हो जाओगे। आपने कहा 1 रुपए में पेंसिल बेची उसने, एक पेंसिल 1 रुपए में बेची तो 100 पेंसिल कितने रुपए में बेच दी उसने? 1 को 1 में बेचा तो 100 को 100 रुपए में ही सेल करेगा, यही होगा। अब वो कह रहा है लेकिन उसे 20 पेंसिल के एसपी के इक्वल प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब प्रॉफिट कितना का हुआ उसे? 20 रुपए का, क्योंकि एक पेंसिल की मैंने एसपी क्या माना था? 1 रुपए, तो 100 पेंसिल का एसपी, तो इसका मतलब सीपी कितना होगा? यहां से 100 में से 20 को क्या कर दो? माइनस कर दो, 80 हो गया। कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ? 80 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ जाएगा? 25%। समझ में आया? आप कंफ्यूज तो नहीं हुए ना कि एक पेंसिल का 1 रुपए ही मान लिया मैंने। यदि एसपी लिख के करते तो वहां पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बन जाता। नेक्स्ट देखिए, अभी मैं सिलेबस पोस्ट करूंगी इसके जस्ट बाद, और इसके जस्ट बाद मैं फिर आपको कराऊंगी आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाय सेलिंग 144 हैंड्स महेश सफर्ड ए लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 हैंड, हिज लॉस परसेंटेज। वो कह रहा है 144 हैंड को कितने 6 हैंड के एसपी के इक्वल उसे सेल करने पर लॉस हुआ है, तो उसका क्या बताइए? लॉस परसेंट बताइए। एसपी और सीपी तो मैंने लॉस और परसेंट, लॉस जो अपनी प्रॉफिट और लॉस है उसमें काफी करा दिए थे क्वेश्चन, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। ये टाइप बच गई थी इसलिए मैंने आज इसको ले लिया। वो कह रहा है मैंने कहा एक हैंड का एसपी 1 रुपए है तो 144 हैंड का 144 रुपए एसपी होगा। लॉस कितने का हुआ उससे? 6 रुपए का लॉस होता है तो सीपी क्या होगा? जो लॉस है उसे ऐड कर दो। कितना हुआ? 150 का हुआ। कितने का? 6 पे 150 गुना का 100। लॉस परसेंट ही पूछा था, आप निकाल सकते हैं, 4 आएगा। ठीक है, आ गया, 4% का उसे लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को 24 डेज में करते हैं। ए और सी आप सीधा ऐसे लिखेंगे हमेशा टाइम और वर्क के क्वेश्चन में, जब वो कहे ये इतना कर रहा है, ये इतने में कर रहा है, सी जमा ए मिलकर 36 डेज में कर रहे हैं, यही क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कितने दिनों में वो दोनों, वो सारे मिलकर इस काम को कंप्लीट कर देंगे। मतलब वो तीनों मिलकर काम करना चाह रहे हैं। अगर मैं देखूं a प्लस इनका एलसीएम आता है 72, इसका मतलब a प्लस बी एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। 24 को 72 से किया, ये 2 आया। a प्लस बी किसी काम का 1 यूनिट कर रहे हैं 4 दिन में, b प्लस सी एक दिन में कर रहे हैं 3 यूनिट। अगर c प्लस a करूं तो कितने यूनिट काम कर रहे हैं? 2 यूनिट। इनको जोड़ना 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा हमारा? 4 3 7, यही आएगा। 24 दिए 18 चौके, 4 3 7 और 2 9। कितना यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में मिला के? वो 9 यूनिट। एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे, 72 यूनिट काम था, एक दिन में 9 यूनिट काम कर दिया। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, उसकी 2 गुना कैपेसिटी से। कितनी कैपेसिटी से? 2 गुना से। इसका मतलब वो 2 गुना टाइम से a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाना चाहिए था? 8 दिन के अंदर। 8 दिन में काम हो जाना चाहिए था। उनकी 2 गुना कैपेसिटी से हो रहा है, एफिशिएंसी से, तो काम कितने दिन में खत्म हो रहा है? 8 दिन में। यदि वो 1 एफिशिएंसी से काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 16 दिन में। समझ में आया? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये 9 आया, 9 9, इसका मतलब है वो 1 यूनिट काम को जोड़ रहे तो 8 टाइम लगा जब वो 2 की कैपेसिटी से कर रहे थे। लेकिन मुझे तो तीनों का सिंगल निकालना था, कितने दिन आएंगे? 16 दिन। नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर ऑफ विच नंबर बिलो विल कंटेन द फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने सोचा मे बी रीजनिंग में आ जाए, मैथ्स में ना आए, तो मैंने इसको ऐड कर दिया। ध्यान रखना,
जब 1 2 3 तीन नंबर का आप ले रहे हो और इसका स्क्वायर निकाल रहे हो तो ये आता है 1 2 3 2 1। 4 का लोगे तो 1 2 3 4, फिर क्या आएगा 3 2 1। 5 का लोगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार 1 1 1। अब यहां पर वो कह रहा है फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार 1 1 का स्क्वायर लोगे तो वो क्या आएगा 1 से 9 तक काउंटिंग 6 7 8 9, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज न्यूमेरिकल इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया देन द साइड ऑफ द क्यूब इज। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल इक्वल कब होगा? जब देखिए ए किसके इक्वल आ जाए? 6 के इक्वल। देखिए 6 की क्यूब और यहां पर 6 इंटू 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 6 की क्यूब। तो हमारी साइड क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कह दे तो क्या करना है? जितने भी नंबर है, अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मीन ही होता है जितने नंबर है उन सबको जोड़कर, और जितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन रहे हैं। कहने का मतलब जैसे यहां पर कितने हैं? 1 2 3, तो इन तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होते तो उन चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर देते। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n होते तो उन n को जोड़कर n से डिवाइड कर देते। ज्योमेट्रिक मीन में जैसे ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर का है तो a इंटू b हो जाता। ज्योमेट्रिक मीन का पता ही होगा। हाँ, एपीजीपी कर लेना। हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन रह रहा है, वो भी सिलेबस का पार्ट है, वो मैं साइड वाली वीडियो में कराऊंगी। तो यहां पर 3 की 30 और एपीजीपी मैंने कराई हुई है। देखो अर्थमेटिक मीन जितने भी नंबर है सबको जोड़ो। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं यहां पर? 1 2 3, तो किससे डिवाइड कर दोगे? 3 से। इसका मतलब 3 की पावर 30 बटे में 3। हम न्यूमरेटर को सेपरेट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को कभी भी सेपरेट नहीं कर सकते। यहां से आ जाएगा 3 की पावर 29 जमा 3 की पावर 59 जमा 3 की पावर 89। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। नेक्स्ट देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे वो इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन में आ सकता है, आपसे सॉल्यूशन पूछेंगे, इसलिए डाला कहीं गलती से आप सॉल्यूशन मत करने लग जाना। सिर्फ ऑप्शन से करना कि x की जगह 1 रखूं, y की जगह 2, दोनों इक्वेशनों को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर फर्स्ट ही करेगा, सिर्फ इसलिए डाल दिया कि आपको पता चल जाए कि कैसे करना है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है या तो ये आएगा, या आपको याद है 9th क्लास में क्या कौन सा क्वेश्चन होता था कि एक गाय को बांध देते थे, वो सर्कुलर अपने राउंड लगा रही है तो इतनी देर में कितने राउंड लगाएगी। सेम ऐसा ही यही क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखना है। अगर जो चेंज होगा, आंसर तो सभी को पता है, जब भी किसी चीज को बांधोगे वो सर्कल बनाएगी, और सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन रीड करते हैं। वो कह रहा है द व्हील ऑफ ए कार आर 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अच्छी बात है, 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर में है। वो कह रहा है हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील विल मेक इन 8 मिनट इफ कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 33 किलोमीटर पर आवर। हम ये देख लेते हैं वो कितने रिवॉल्यूशन पूछना चाह रहा है, वो पूछ रहा है। इसका मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2 पाई आर, क्योंकि एक जब सर्कल लगाता है एक सरकमफेरेंस कंप्लीट होती है और वो होती है 2 पाई आर। अब हम ये देख लें कि उसने टोटल, उन व्हील ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। उस टोटल डिस्टेंस को इस वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस देखिए कैसे निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। किसी को स्पीड और उसमें फर्क पड़ा है? पता है वेलोसिटी में? बताना मुझे एक बार। स्पीड में स्पीड क्या होती है? कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर। और वेलोसिटी क्या रहती है? वेक्टर क्वांटिटी, है ना।
चलो पढ़ेंगे बाद में, अभी सिलेबस करते हैं। स्पीड क्या है 33 किलोमीटर पर आवर, देख लिया मैंने। और टाइम क्या है 8 मिनट है। टाइम मिनट में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो क्यों ना इस स्पीड को भी हम किस में कन्वर्ट कर दें, देखो मीटर में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, अपॉन ये ना, ये किलोमीटर पर आवर का मतलब पता है क्या होता है, किलोमीटर अपॉन में आर। देखो किलोमीटर अपॉन में आर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 आर में 60 मिनट, तो 23 गुना 1000 बटे में 60 आ जाएगा। समझ में आया? ये टोटल वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। इसको आप 2 से 3, 2 से 50 और 3 से 11, 55 गुना 11, ये देख लेना क्या आता है, मैं कहीं मिस्टेक ना कर दूं, ये शायद 55 गुना 11 ही आएगा। 55 गुना 11 जो भी आया वो लिख दिया आपने, ठीक है। ये टोटल क्या हुआ, मीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया, क्योंकि यूनिट तो डिस्टेंस की मीटर में ही होती है। अब यहां पर देखिए कितना करेगा, 80 सेंटीमीटर। डायामीटर का मतलब होता है 2 गुना रेडियस का, और कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा ये 0.8 मीटर, 0.8 मीटर। अब यहां पर देखिए 2 पाई 2 आर पाई, पाई की वैल्यू रख देंगे। 2r कितना है 0.8 क्रॉस पाई, इसका मतलब एक सर्कुलेशन में उसने इतना टाइम कंप्लीट किया है, 0.8 क्रॉस पाई। तो आप क्या कर दोगे, जो 55 गुना 11 है उसको किससे डिवाइड कर दोगे, 0.8 पाई की जगह 22 बटे में 7, ठीक है। इसको जब सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1750, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लेना। मेन क्या रहेगा इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको ये देखना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और एक सर्कुलेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना है। और यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखना है, मिनट है तो मिनट पर मिनट कैसे बनाया मैंने, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहा है रेशियो ऑफ एजेज ऑफ कुणाल एंड दीपेश इज 3:5। आफ्टर 10 ईयर 3:5 है। मैंने कहा एक की 3 के है तो दूसरे की 5 के है। वो कह रहा है 10 साल बाद, तो +10 कर लिया, इधर भी +10 कर लिया, ये रेशियो क्या बन गया 5:7। आप निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से इजिली, और आप प्रेजेंट एज ऑफ दीपेश भी निकाल सकते हैं, क्योंकि के की वैल्यू मिलते ही प्रेजेंट एज ऑफ दीपेश निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो कह रहा है मोहन गेट, अच्छा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर डिडक्ट हो रहे हैं उसके। उसने 30 प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट किया है एंड ऑब्टेन 40 मार्क्स। तो पूछ रहा है नंबर ऑफ प्रॉब्लम सोल्व करेक्टली, किस रेशियो में किया, 3 सही मार्क्स के मिल रहे हैं, 2 मार्क्स उसके कट हो रहे हैं जो वो किसी क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहा है। टोटल कितने क्वेश्चन थे 30। थोड़ी देर के लिए मैं मानती हूं कि 30 के 30 उसके क्वेश्चन सही थे और 30 के 30 क्वेश्चन उसके रॉन्ग थे। अगर 30 के 30 सही होते तो 30 से 90 आंसर मिलता, अगर 30 के 30 रॉन्ग होते 32 जार 60 मार्क्स उसको मिलते। लेकिन वो तो कितना मार्क्स कह रहा है 40। जब दोनों को कंबाइन किया 50 माइनस 40, 40 माइनस 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट और सही रॉन्ग वाले 2:1 में है। 2:1 इसका मतलब 3:30 है, तो 1:10 है। इसका मतलब 2 × 10 करेक्ट 20 हो गए और रॉन्ग क्वेश्चन कितने हो गए 10 हो गए। समझ में आया आपको किस तरीके से करना है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6√3 सेंटीमीटर। देखिए इक्विलेटरल 3 टाइप की ट्राइंगल आप पढ़ लो। तीनों टाइप की कौन कौन सी ट्राइंगल होती है? सबसे पहले क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसका एक एंगल क्या होता है भाई 90 डिग्री होता है। इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हाइट होती है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, यही होता है। फिर उसके बाद आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल होती हैं,
जैसे ये ए होगी, ये ए हो गई, तीसरी साइड कुछ भी रहती है, कोई भी आइसोसेलेस, और इसमें यहाँ पर ये एक काम करो, ऐसे नहीं, इसको इस तरीके से डायग्राम थोड़ा अजीब बना, मैं कर देती हूँ सही। ये कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी, ठीक है, ये ए और ये बी। यहां पर एक परपेंडिकुलर डालो, जो ये परपेंडिकुलर होगा ये भी साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मींस b/2 और b/2 होगा। इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू बी इंटू हाइट। लेकिन हाइट ध्यान रखना कौन से थ्योरम से लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी होती है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, प्लस में हाइट का स्क्वायर। यहाँ से आपकी हाइट का फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। इसलिए आपने देखा होगा आइसोसेलेस का फॉर्मूला लगता है, थोड़ा देर डिले कर दिया पढ़ाने में, यहाँ पे धीरे, कोई नहीं कवर अप कर देते हो। आया समझ में, फॉर्मूले को याद करना, क्योंकि हमारे पास मेन कंसेप्ट यही है। इन्हीं पे एक तीसरी ट्रायंगल होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, जिसकी सभी साइड इक्वल होती है उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ये एक आप परपेंडिकुलर डालोगे जिसे मीडियन बोलते हैं, और इस परपेंडिकुलर की यहाँ पर हाइट होती है √3/2a। क्या होती है, √3/2a होती है, और इसके एरिया होता है √3/4a²। क्या होता है एरिया, √3/4a²। ठीक है, अच्छा एक ट्रायंगल होती है जिसको स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं, जिसकी सभी साइड अनइक्वल होती हैं, ए बी सी तीनों डिफरेंट रहती है। इसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला, इससे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हीरोन्स फॉर्मूला और S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मींस A प्लस बी प्लस सी बाय 2। ध्यान रहेगा, A प्लस बी प्लस सी बाय 2। हाँ एक और बात, वैसे आप टीजीटी पीजीटी के हो तो ध्यान ही है आपको, 90 डिग्री से कम वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और इससे ज्यादा को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। और यहाँ पर 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। देखो बीच में इसलिए करा रही हूं कि आप नोट करते रहे जो मैं बोल रही हूं, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। एक और बात, 180 से तो बड़ा कोई एंगल और 360 से कम, 180 से बड़ा और 360 से कम, उसे क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्सिव एंगल। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट भी, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिए। ये क्या बोले जाते हैं, रिफ्लेक्सिव एंगल। ठीक है, ध्यान रखना कि कौन कौन सा है। 360 डिग्री के एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल, क्योंकि 360 का एंगल ये वाला बनता है, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक और चीज साथ के साथ ये बहुत पूछ लेते हैं कि एक क्वाड्रेंट नेगेटिव, यहां पर देखिए पॉजिटिव, ये एक्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो यहां पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहेंगे। इधर देखिए ये एक्स नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव रहता है। इधर देखिए, इधर एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रहता है, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट इसके नेगेटिव रहेंगे। इधर की साइड देखिए, एक्स तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन वाई नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो वो पूछ लेते हैं कि 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, -2, -3 कहाँ लाई कर रहा है, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, एक सप्लीमेंट्री एंगल और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, मुझे कमेंट में बताएंगे। बताती हूँ, देखो पता भी है नहीं पता, ये तो पीआरटी का क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। पीआरटी वाले ध्यान से, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज का क्वेश्चन यही है आपका कि मुझे बताएंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। एक में मैं बता देती हूँ, एक में 90 में से माइनस करते हैं, एक में 180 में से माइनस करते हैं। मतलब दो एंगल का सम एक में 90 होता है, एक में दो एंगल का सम 180 होता है, लेकिन कौन सा क्या होता है वो मुझे बताएंगे। कल की वीडियो में पहला क्वेश्चन यही डालूंगी मैं। वो कह रहा है
कोई नंबर है 300, जब उसको 323 से डिवाइड करते हैं तो 125 रिमाइंडर बचता है। जब वो कहे इसी नंबर को मैं 19 से डिवाइड करूं तो क्या बचेगा? कोई नंबर था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि उससे डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर बचा, अगर उस नंबर को इससे डिवाइड करूंगी तो क्या बचेगा? आपको कुछ नहीं करना, जो पहले रिमाइंडर बचा था उसको इससे डिवाइड कर लेना, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो लिख देना। ठीक है, किससे डिवाइड होगा भैया? 6 से 114, 11 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ सर्कल कितना है? पाई आर स्क्वायर। यहां पर कितना है? 324 पाई आर स्क्वायर। यहां पर कितना है? 324 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, पाई से पाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कितना आ गया? 324, तो आर कितना आएगा? 18। और लॉन्गेस्ट कोड का मतलब सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड पूछ रहा है। देखो आता हुआ क्वेश्चन गलत मत कर देना। सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड उसकी डायमीटर होती है, मतलब 2r कितनी हो जाएगी? 36। नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस में बहुत करा दिया, सिर्फ बताऊंगी आप खुद करेंगे। वो कह रहा है कोई आर्टिकल है, जब मैं इसको, ये सीपी होता है, ये एमपी होता है और ये एसपी होता है। जब मैं इसे एमपी अगर 100 है, एमपी के 80% पर बेचता हूं मार्केट प्राइस पर, तो उसे मतलब वो 80 में बेच रहा है तो उसे 10 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां से 80 रुपए में बेच के उसे 10 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कैसे निकालेंगे? इसका मतलब क्या होगा? एससीपी क्या निकलेगा यहां से? इसका मतलब क्या था कि 90 बराबर क्या है? 80 है, तो 100 बराबर क्या होगा? 800 बटे में 9 बताया है मैंने प्रॉफिट लॉस में डायरेक्ट। अब वो कितने में बेच रहे हैं? 95 में। इसका मतलब अब वो कितने में है? में। हो गया, दोनों का लॉस और प्रॉफिट निकल सकता है। कैसे निकालोगे? 95 में से ये माइनस कर दो, आ जाएगा आपका आंसर अपॉन में 809 से परसेंटेज निकाल लो। नेक्स्ट देखिए, काफी कराया, इसका आंसर मुझे दोगे? बताऊंगी नहीं क्या आएगा। ठीक है, 2 में से एक बता देती हूँ, या तो 5.9 आएगा या 6.9 आएगा। आप मुझे बताएंगे क्या आएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर पता ही नहीं चल रहा कौन क्या कर रहा है। ये एक बार रुक जाइए, ये वाला क्वेश्चन मत करिए, क्योंकि पहले कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट करा दो, फिर मैं कराती हूँ, वरना पजल हो जाओगे उसको करने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, लेकिन मैं पहले कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट कल एक बार बताती हूँ तुम्हें। अभी किया नहीं आपने, उससे क्वेश्चन कराई भी नहीं है मैंने, और वो टॉपिक छेड़ा भी नहीं था, तो एक बार बता दूंगी मैं बाद में। देखो, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सीता, रिया एंड कुणाल्स मंथली इनकम इज 84, 76, 89। इफ रियाज एनुअल इनकम, आपको कुछ नहीं करना। अगर ऐसे क्वेश्चन भी छोड़ के आते हो तो वो आपकी खुद की चॉइस है। जब मंथली दे रखी है तो एनुअली क्या होगी? जो मंथली का रेशियो है वही तो एनुअली का रेशियो रहेगा। भाई जो मंथली का रेशियो है वही तो आपका एनुअली का रेशियो रहेगा। इसका मतलब अगर 84 मंथली है तो एनुअली 12 से मल्टीप्लाई करोगे, सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम आएगा, तो ये रेशियो क्या रहेगा? सेम आएगा। अब इसका मतलब रिया की इनकम कितनी है? 4। इसका मतलब ये रेशियो किसके इक्वल है? 4, 5, 6, 0, 0। यहां से एक रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे, यदि 76, 4, 5, 6, 0, 0, 0 के बराबर है तो एक रेशियो किसके इक्वल आएगा? 6000 के। 6000 के इक्वल आएगा। ठीक है, 6000 है यहाँ पे, कहीं सोचो ना मैंने कुछ कर दिया। ठीक है, लिखा ही नहीं जा रहा। आपसे क्या पूछ रहा था? सीता और कुणाल की। इसको भी 6 से गुण 6000 से, इसको भी 6000 से, दोनों को ऐड कर लेना। जो मंथली रेशियो है वही एनुअली आएगा। ये ना हो समझदार बन के पहले 12 से मल्टीप्लाई करो फिर कट करने लग जाओ। नेक्स्ट देखिए, यहां पर देखिए वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ मीना एंड सीमा इज 3 years। उनके एज के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने साल का है? 3 साल का। एंड रेशियो बिटवीन देयर एज इज 8:7:8 है, और उनके एज का जो रेशियो है वो 7:8 है।
रेशियो में देखे तो कितने का डिफरेंस है, 1 का, और वैसे देखे तो कितने साल का डिफरेंस है, 3 साल का। इसका मतलब एक रेशियो कहीं ना कहीं 3 के इक्वल है, 21:24 उनकी एज होगी। दोनों को आप ऐड कर दो, इसका मतलब उनकी सम ऑफ एज कितनी होगी, 45। सबसे इजी ऑप्शन एज के क्वेश्चन रहते हैं जिनको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वो बहुत इजी पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ 3 कंसेक्यूटिव फेसेज। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले सीरीज में भी कराया था, ये मैंने देखा है 3-4 बार आपके आया हुआ है, तो मैंने फिर से उठाया है। मैंने उसमें अलग था, उसमें हमारा वॉल्यूम आया था, क्या आया था, √ABC। आंसर को याद रखना, ये आया था। कैसे किया था, पढ़िए क्वेश्चन को। कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड 2 रेक्टेंगल से मिलके बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया आपका। अब वो क्या कह रहा है कि जब ये कोई क्यूबॉइड है, इसकी फेसेज क्या है, 12 सेंटीमीटर है, दूसरे क्या है, 20 है, फिर क्या है, 15 है, 12, 20 और 15 है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, ये फेसेज का एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है, फेसेज की लेंथ नहीं दे रखी है। एरिया, जब इस एक फेस का एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है, L क्रॉस B। क्या होता है, L क्रॉस B। पहला क्या दे रखा है, 12। जब दूसरे वाला रेक्टेंगल बनेगा वो बनेगा B क्रॉस H, वो क्या होगा, 20। और जो तीसरे वाला रेक्टेंगल बनेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगी 15। तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में, ये 12 गुना 20 गुना 15 आएगा, 300 गुना 1200, 3600 आएगा। जब मैं LBH निकालूंगी तो 60 आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, काफी क्वेश्चंस, ये थोड़ी इधर हो गया, ये क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। ABC किसी काम को 16-32, A किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, B 32 दिन में कर रहा है, C 48 दिन में कर रहा है। They all began together, वो एक साथ काम को करना स्टार्ट करते हैं। A कंटिन्यूसली वर्क करता है जब तक उसका काम खत्म नहीं होता। C 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है खत्म होने से, और B उस काम को 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताइए, इन व्हाट टाइम इज द वर्क फिनिश, तो कितने समय में काम आपका खत्म हो जाएगा। मैं देख टोटल यूनिट काम निकालती हूँ, 16, 32 और 48 का एलसीएम आई थिंक 96 आएगा। इसका मतलब 96 टोटल काम था। बी 1 दिन में 6 यूनिट काम करेगा, 1 दिन में 6 यूनिट, बी 1 दिन में 3 यूनिट, और सी 1 दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यही करेंगे। लेकिन क्या होता है, जो सी है वो 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, इसका मतलब उसने 4 यूनिट काम नहीं किया होगा। जो और कौन छोड़ रहा है, सी ने 2 दिन पहले और बी ने 1 दिन पहले, इसका मतलब उसने 3 यूनिट ना काम नहीं किया होगा। 4 + 3 7 यूनिट काम बच गया होगा। इसका मतलब आपने जब वो कहे ना इतने दिन पहले, इसका मतलब ये 7 यूनिट काम और एक्स्ट्रा बच गया था जो उनको करना था ए को मिलके। समझ में आया। तो 96 + 7 1 दिन में कितनी यूनिट काम कर रहे थे, 11 यूनिट। 7 6 13, 9 1 10, 11 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, 1 7 6 13, 103/11, कोई भी नहीं। इसका कोई आंसर क्या रहेगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, 103/11। जब वो कहे ना, वो कहे काम शुरू होने, तो माइनस कर दो, लेकिन वो काम खत्म होने से पहले गए हैं, इसका मतलब ये 7 यूनिट काम छोड़ के गए थे, वो 7 यूनिट काम और ऐड कर दो, वो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, 96 + 7। अगर वो कहता काम शुरू होने के बाद तो हम माइनस करते हैं, और जब वो कहा काम खत्म होने से पहले, तो आप जो यूनिट है उसको प्लस कर दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई भी वाटर टैंक है, ये फिल है विद 1,08,000 लीटर ऑफ वाटर है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दे रखी है 6 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इन द टैंक। तो कैसे करेंगे, देखिए
जो वॉल्यूम दे रखा है वो 1,08,000 लीटर दे रखा है और सारी यूनिट मीटर में दे रखी है, तो हमें ये भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें पता है 1 क्यूबिक मीटर किसके इक्वल होता है? 1,000 लीटर के। इसका मतलब 1,000 लीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर क्यूब के। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1,08,000 को 1,000 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? 108 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 108 मीटर क्यूब आ जाएगा। अब आगे देखिए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का। लेंथ कितनी है? 6 है। ब्रेड्थ कितनी है? 3 है। हाइट निकल जाएगी 108, 6 × 18 = 108। एच कितना आ जाएगा? 6 मीटर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, फ्लोर ऑफ ए रूम इज ऑफ साइज 4 मीटर क्रॉस 3 मीटर एंड इट्स हाइट इज 3 मीटर। एक दीवार की डायमेंशंस दे रखी है आपके पास वॉल की, और वॉल एंड सीलिंग होती है, ऊपर की जो छत होती है ना, ये सीलिंग ऑफ द रूम रिक्वायर पेंटिंग, इसको पेंट करना है। अब वो कह रहा है द एरिया टू बी पेंटेड। जब वॉल की बात आती है तो एरिया ऑफ वॉल हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है एरिया ऑफ वॉल? क्या होता है? फॉर्मूला नोट कर लेना, 2 × L + B क्रॉस H। और सीलिंग, एरिया ऑफ सीलिंग का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सीलिंग का फॉर्मूला होता है L × B, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ ही काम देंगे, हाइट का कोई काम नहीं है ऊपर छत पर। पहले वाले में 2, L की जगह क्या लिखेंगे? 4 + 3 × 3 तो 14, तो ये 42 आएगा। एरिया ऑफ सीलिंग क्या आएगा? 4 × 3 12 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा? 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ये क्या है? यहाँ पे फिगर थोड़ी आज क्लियर नहीं हो रही है। एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस एक तरीके से स्क्वायर ही होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस से क्वेश्चन काफी आ जाते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस का मैं फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, जो फॉर्मूले बता रही हूँ ये आप नोट करेंगे। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? ये इसके 2 डायगोनल होते हैं, एक D1 एक D2, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 D1 क्रॉस D2, 1/2 क्रॉस D1 क्रॉस D2। ठीक है, दूसरा है ये एक ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की फिगर यहाँ पे बना रही हूं मैं, वो क्लियर नहीं है। ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक परपेंडिकुलर हम डाल देंगे, ये हाइट होती है। ये होती है पैरेलल साइड A, ये होती है पैरेलल साइड B, और ये एक ट्रेपीजियम की फिगर है। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन, जो ये हाइट है ये आएगी। ठीक है, एक होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट। ठीक है, मेरी ये बेस, ये हाइट, बेस इंटू हाइट, ये क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। डायग्राम बनाने मुसीबत मेरे से, समझ में आया? आगे ये एक सिलेंडर होता है, ये फॉर्मूले याद रखोगे ताकि बेसिक हमसे कोई जरूरत पड़े तो सिर्फ बेसिक पूछेंगे, ज्यादा हाई लेवल का आपसे नहीं पूछेंगे टायर 1 में, इसलिए बेसिक ही करा रही हूं। ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। अगर सरफेस एरिया बात करेगा, लेटरल सरफेस एरिया बात करेगा तो क्या होगा सिलेंडर का? 2πrh। मैंने लेटरल का मतलब बताया था, क्या बताया था? सिर्फ साइड का एरिया। अगर वो टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो क्या होगा? 2πr × r+h, 2πr × r+h। ये फॉर्मूले एक बार आप याद करेंगे, ठीक है, ताकि एग्जाम में जाने से पहले। क्यूब का क्या होता है हमारा? क्यूब का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A³। सरफेस एरिया बहुत यूज हो चुका, 6a²। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है 4/3πr³। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4πr²। ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का। उसके बाद हेमिस्फीयर आ जाता है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? हेमिस्फीयर है ये, ठीक है, इसका वॉल्यूम क्या होता है? 2/3πr³। उसके बाद अगर मैं इसके सरफेस एरिया की बात करती हूँ, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या होगा? 3πr²। क्या होगा?
3 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना कहीं 4 का हाफ 2 मत कर देना, मोस्टली इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद ये कौन है, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं कौन को यहाँ पे बना लूं मिड में ताकि वहां पे दिख जाए आपको। ये कौन होता है, ये क्या होती है, ये देखिए, ये रेडियस होती है, ये हाइट होती है, ये एल होती है। एल को बोलते हैं स्लांट हाइट। एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अगर कर्व सरफेस एरिया कौन पूछेगा तो पाई आर एल होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तो पाई आर एल प्लस में ये नीचे वाला और ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब पाई आर इंटू एल प्लस आर रहेगा। और वॉल्यूम ऑफ कोन मैंने बता ही दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, इसके बाद आप सिर्फ आज ये करेंगे। इसके बाद अब मैं टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए क्वाड्रेटिक की डालती हूँ। ठीक है, इसके जस्ट बाद आप पहले एक बार इसको करो, फिर मैं वो डालती हूँ। देखो अभी एक वीक मैं 10 दिन बचे हैं, 10 दिन की मेरी भी विंटर वेकेशंस हो गए हैं, तो मैं कोशिश करा रही हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा सर्च कर रही हूँ, आप लोगों से ज़्यादा तो शायद आज के टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ। मैं रात रात को देखती हूँ कि कैसे भी करूँ, क्या क्वेश्चंस उठाऊं ताकि ज़्यादा लेवल टफ भी ना हो, एक वो रहे मीडियम लेवल रहे और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो और सिलेबस में अभी पोस्ट करती हूँ। धन्यवाद आज के लिए।